दोस्तों स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर बहुत सारे कंपनीज के अपडेट नहीं, सिर्फ 3 कंपनी के बारे में आप चर्चा करूंगा और तीनों के तीनों कंपनी के ऊपर कुछ गुड अपडेट्स है और कुछ गुड टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, जिसके बेसिस में मैं खुद के ट्रेड कर रहा हूँ। और किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया वो मैं आपके साथ एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा, क्योंकि सारी चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होगा नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मारुति सुजुकी के बारे में। देखिए मारुति सुजुकी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मारुति सुजुकी अभी तक ईवीज मार्केट में लॉन्च नहीं क्यों नहीं किया। तो इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर मारुति सुजुकी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक बहुत अच्छा आंसर दिया, जो आंसर मुझे ऑब्वियसली बेस्ट लगा, क्योंकि मारुति सुजुकी मतलब पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्रीज में लीडर प्लेयर है, क्योंकि इसको टक्कर देने वाला अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इसका मार्केट कैप करीबन 4 लाख करोड़ के आसपास है। हाँ, टाटा मोटर्स भी एक बहुत बड़ा कंपनी है मानता हूँ, फिर भी टाटा मोटर्स के बिजनेस के अंदर बहुत अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट है, जहाँ पे उसका पैसेंजर व्हीकल्स भी है, उसका हेवी व्हीकल्स भी है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज का बिजनेस को लेकर वो आगे बढ़ रहा है। और मारुति सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर ही काम कर रहा है, इसका कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स नहीं है। तो बेसिकली मारुति सुजुकी के ऊपर लोगों का जो डाउट है कि ईवीज अभी तक वो मार्केट में लॉन्च क्यों नहीं किया। अगर वो फर्स्ट टाइम लॉन्च कर देते तो टाटा मोटर्स इतना आगे नहीं बढ़ पाते। टाटा मोटर्स तो पहले से ही दबे हुए कंपनी थे, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी था। वो आज पॉजिटिव आया और इंडिया के हाईएस्ट, मतलब जितने सारे कंपनीज ने प्रॉफिट जनरेट किया उससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट टाटा मोटर्स इस बार किया। तो बेसिकली मारुति सुजुकी के ऊपर ये जो क्वेश्चन उठाया गया कि ईवीज मार्केट में वो क्यों नहीं अभी तक खुद की गाड़ी लॉन्च नहीं किया। महिंद्रा का सॉरी मारुति का ये कहना है कि मैनेजमेंट का ये कहना है कि मार्केट को वो रिसर्च कर रहा है। मार्केट को रिसर्च करने के बाद 2025 में वो फर्स्ट ईवीज गाड़ी लॉन्च करेंगे। तो पहले से वो प्लांट लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। इस ईवीज बनाने के लिए अलग से वो प्लांट लगा रहा है, जहाँ पे टोटली ईवीज मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। यहाँ पे एक एक डाउट मेरे खुद के ऊपर मतलब बहुत सारे कंपनीज को मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से हाइड्रोजन गाड़ियाँ मार्केट में आ रहा है, जिस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज की गाड़ियाँ आ रहा है, जैसे हाइब्रिड गाड़ियाँ है, जैसे पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाकर गाड़ी चलाया जाएगा। तो इस तरीके से जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो लोग ईवीज गाड़ी क्यों खरीदारी करें, क्योंकि ईवीज गाड़ी का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, जो बैटरीज लगाया जाता है उसका भी एक टाइम पीरियड है, उसके बाद उसको चेंज करना पड़ेगा, तब एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से सोच में शायद मारुति काम कर रहा है और मारुति के मैनेजमेंट का यही कहना है कि वो पहले मार्केट को रिसर्च करेंगे एटलीस्ट 2-3 साल। उसके बाद वो मार्केट में ये सोचेंगे कि हाँ, उसको कितना गाड़ी मार्केट में लॉन्च कराना है। मतलब वो उस मैनेजमेंट का कहना है। तो इसीलिए मैं इस मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रांगली मैं पॉजिटिवली मानता हूँ, क्योंकि इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है और कंपनी 1982 में स्टार्ट हुआ था, और वो भी जापानीज कंपनीज इंडिया में आकर मारुति के साथ बिग एक कोलैबोरेशन करके काम किए थे, और मारुति आज इंडियन कंपनी बन चुके हैं। और बेसिकली जो मारुति कंपनी का जो मैनेजमेंट है मुझे सबसे स्ट्रांग इसीलिए लगता है, इतने बड़े कंपनी होने के नाते भी कंपनी 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया। 1 रुपया मतलब कंपनी का डेप्थ है 119 करोड़ के आसपास। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बेसिस में कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। देखिए, आप एक बात सोचिए, जो कंपनी 4 लाख करोड़ की कंपनी है उनमें से सिर्फ 119 करोड़ का कर्जा, तो कहने वाला बात यही हो जाएगा कि आपके जेब में 1 लाख रुपया है, उनमें से आपके जेब से 10 रुपया गिर गया, तो आपके क्या टेंशन लगेगा? बिल्कुल नहीं ना। आप कोई चिंता नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो आपको मैं एक ही बात कहूँगा कि जो एक बड़े अपडेट है, इस अपडेट को आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जब इस अपडेट को रखा गया है, रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि इंडिया कुड रिप्लिकेट चाइना सक्सेस इन ईवीज। देखिए, चाइना आज 33% ईवीज मार्केट को कैप्चर किया है, मतलब चाइना 33% ईवीज गाड़ी चाइना में चलते हैं। तो इंडिया में अभी बहुत परसेंटेज कम है, 3 से 4-5% के आसपास। तो सोचिए इंडिया में कितना ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है। यही बात बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इंडियन मार्केट बहुत बड़ा एक मार्केट है, उस मार्केट में क्या चाइना जिस तरीके से ग्रोथ किया ईवीज के ऊपर सक्सेस किया, क्या इंडियन मार्केट भी सक्सेस कर पाएंगे? हाँ, इसके लिए सारे कंपनीज को बूस्ट करना पड़ेगा, सारे कंपनीज को बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करना होगा। और ये भी बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड मोर देन $11 बिलियन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
जो इंसेंटिव है और वो भी किसके ऊपर दिया जा रहा है, ईवीज के ऊपर। तो स्प्रेड करने के लिए ईवीज को डिमांड बढ़ाने के लिए मार्केट में, तो इस तरीके से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो बेसिकली इसका फायदा डायरेक्टली जितने सारे ईवीज कंपनी है वो जरूर उठाएंगे। उसके लिए मारुति के भी एक बूस्ट मिलेगा। और ना मारुति के ऊपर इसीलिए मैंने एक ट्रेड मुझे मिला था, जो मैंने ट्रेड को कंटिन्यू किया। एक रेंज बेसिस में ट्रेड मिला। उस रेंज को जब ब्रेकआउट किया तब मैंने एंट्री लिया और शानदार तरीके से वो ऊपर जा रहा है। और जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, मेरा टारगेट है 1:3 रेशियो का, मतलब 1% का स्टॉप लॉस है यहाँ पे और 3% का यहाँ पे टारगेट है। तो बेसिकली एक शानदार तरीके से टारगेट अचीव होने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज में और एक बहुत शानदार कंपनी है जिसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए मैं बहुत शानदार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखेंगे तो कंपनी में पहले तो लॉस हुआ करता था। आज वो लॉस नहीं, कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है। तो इस बार जो कंपनी के नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी के नेट प्रॉफिट देखने को मिला, क्योंकि 350 करोड़ से डायरेक्टली 600 करोड़ बना। तो ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक अलग लेवल का सिचुएशन है। इस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ तो ऑटो इंडस्ट्रीज एक अच्छा खासा बूस्ट कर सकते हैं इस जगह से। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना है काम करने के लिए। तो देखिए मैंने इस कंपनी के ऊपर एक टेल लिया, वो किस बेसिस में लिया सबसे पहले बता दूं। कंपनी के रिजल्ट इस बार मुझे अच्छा देखने को मिले, क्योंकि एक्चुअली कंपनी के जो रिजल्ट इस बार अनाउंसमेंट किए जा रहा है तो वो कब किया जाएगा, आपको डेट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। कल के दिन आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए कोई भी कंपनी अगर रिजल्ट आने से पहले ही भागना स्टार्ट कर चुके हैं तो एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। क्योंकि कोई भी रिजल्ट आने से पहले ही कोई भी शेयर में एक जर्नी होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो सोचना पॉजिटिव रिजल्ट आने का चांसेस है। और अगर ये रिजल्ट आने से पहले ही एक गिरावट का माहौल देखने को मिलता तो रिजल्ट खराब आने का चांसेस है। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, पिछले सालों के मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। देखिए सर पिछले क्वार्टर्स का देखिए, जब रिजल्ट आया था उससे पहले एक देखिए बूस्ट मिला था। एक बूस्ट मिला था कि कंपनी अप 10 में है। तो अप 10 होने के कारण कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा आया था। अराउंड 600 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला था। तो कहने का मतलब है कि ये डिपेंड करता है कंपनी के मतलब अपकमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, कि कंपनी कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। हाँ, इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं होता कि रिजल्ट अच्छा आएगा। सॉरी, चार्ट शेयर भागते चले जा रहे हैं तो उसके कारण रिजल्ट अच्छा खासा आएगा, ऐसे कोई गारंटी 100% होता नहीं है। इस चीज़ों को आपको समझना सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो कंपनी के सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ कि मैं जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके काम कर रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ है। पहले एक बिग जैसे क्या बना, एक कप बना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिग जैसे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक इंतजार कराया और उसके बाद उस लेवल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट लेकर मैं नहीं चल रहा हूँ, अराउंड 300 तक मेरा टारगेट है। और ये टारगेट अगर अचीव होगा तो ऑलमोस्ट 70 to 80%, 79% से लेकर 80% तक टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर ये टारगेट मुझे 2 साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एवरेजली 20% के आसपास टारगेट अचीव हो जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सारी चीज़ों को समझ कर सोच कर काम करना। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी विलमार। इसके ऊपर बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो क्योंकि मेरा जो ट्रेड है इस कंपनी के ऊपर वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो बहुत पहले से एक रेंज ट्रेड बना था। वो रेंज ट्रेड किस तरीके से है, आप ध्यान से यहाँ पे देखना तभी आपको पता चलेगा कि रेंज ट्रेड किस तरीके से बना। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली बाइंग का एक रेंज बना, इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। तो कोई भी बाइंग कैंडल कंटिन्यूसली बने, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। तो उस रेंज को मार्किंग कर लेना, बॉटम साइड को और टॉप साइड को। तो बॉटम और टॉप साइड को जब मार्किंग किया तब मुझे जो रेंज मिला वो 40% के आसपास रेंज मिला। मतलब जो जो यहाँ पे रेंज बना वो 40% के आसपास है। मुझे चाहिए था 20% के ऊपर, तो 40% बना, अच्छी बात है। और दूसरी बात, ये जो रेंज बना वो 200 इज मूविंग एवरेज के नीचे बना। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया, उस लेवल को टच किया तब एंट्री बना। एंट्री बनने के बाद देखिए कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। तब से जिस दिन से एंट्री लिया उस दिन से ही कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम किए चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है टाइम लगेगा, क्योंकि एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में आ, उतना ज़्यादा मतलब प्रेशराइज तो नहीं है। फिर भी अदानी के ऊपर सेबी ने जो 7 कंपनीज के ऊपर जो नोटिस भेजा है ई रेगुलेटरी के लिए, तो जिसके लिए कंपनी के ऊपर सॉरी ई रेगुलेशन के लिए, तो जिसके लिए शायद मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। बाकी अदानी विल्मर के ऊपर
आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि बेसिकली कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो फाइनली कंपनी इस बार पब्लिश किया। और जो मैं सोच रहा था कि कंपनी का रिजल्ट इस बार अच्छा आएगा, मगर थोड़ा सा रिजल्ट अभी भी वीकनेस है, उसके चलते कंपनी के ऊपर बूस्ट देखने को नहीं मिला है। ये कंपनी तब बूस्ट करेंगे जब रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी खुद के होल्डिंग को बेचा, एफआईएस ने बेचा, और एफआईएस ने बेचा और म्यूचुअल फंड ने भी क्वांटिटी को बेचा। पब्लिक के पास और प्रोमोटर के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास आपको दिखेगा करीबन 87% के आसपास। तो इस चीज़ों को नोटिस करके चलना, इस चीज़ों को वॉच करके देखना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो बेसिकली 1000 करोड़ की कंपनी है, और इस कंपनी की जो अपडेट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का बोनस एंड स्प्लिट का अपडेट है। तो बोनस कंपनी देने जा रहा है, स्प्लिट का अपडेट नहीं है, बोनस का अपडेट है। 22 तारीख को कंपनी आपको बोनस देने वाले थे 1:2 रेशियो का, तो फाइनली कंपनी आपको 1:2 रेशियो का बोनस दे चुके हैं। कितने सारे लोगों को बोनस मिला जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।